हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी तबीयत कैसी है प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर सिटिंग आवर। आपकी सिटिंग आवर कितनी है, कितने घंटे आप बैठ के पढ़ते हैं, इसको भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जैसा कि हम रोज़ कहते हैं, इससे पता चलता है कि आपका जो लेवल है भविष्य में कितना होने वाला है और आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। ये सिटिंग आवर डिसाइड करती है कि आप जीवन में किस प्रकार के कर्म कांड करने वाले हैं, वो आपकी सिटिंग हावर से पता चल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और बताइए आपकी तबीयत कैसी है, हाउ इज़ योर हेल्थ। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। इस इकोनॉमी की सीरीज में अभी हम बैंकिंग सेक्टर को चालू किए हैं, बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन ख़त्म कर दिया है, तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है बैंकिंग इन इंडिया का, वो हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज। तो इसके बारे में अभी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बेहतरीन मोटिवेशनल प्रोसेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा, ये तो बड़ा वो लग रहा है, एनर्जी लिखते हैं जो आज के समय ट्रेंड में है। एनर्जी अर्थात ऊर्जा। तुमने क्या इसके अभिप्राय को समझा, इसके मतलब कभी समझा, ऊर्जा के मीनिंग ये जानना नहीं, तुम इसको अपने अंदर के भाव से किस प्रकार समझ पाते हो, ये मैटर करता है। इस संसार में कोई भी काम करने जाओगे, अगर कोई भी प्रक्रिया को अगर तुम अंजाम देने जाओगे, तो तुम्हें ऊर्जा की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। हर प्रक्रिया में ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे जीवन में, मुख्यतः दो प्रकार से। पहला, जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, और दवाई वगैरह जो ले लेते हैं, जूस वगैरह पी लिया आपने, गन्ने का रस पी लिया, ठीक है, एक आध दो बाल्टी दूध पी लिया, तो ऊर्जा वहाँ से आ गई। और दूसरा स्रोत जो है ऊर्जा का, वो आपके इंटरनल में, आंतरिक ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आपके जीवन में जितने भी कांड होते हैं, जो आप तकदीर तकदीर चिल्लाते हो, इसी इंटरनल एनर्जी के द्वारा होता है। क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है, ये आई आर छोड़ती है। आई आर मतलब क्या, इंटरनल रेडिएशन, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, इंटरनल रेडिएशन छोड़ती है। क्योंकि आपके अंदर जितनी अधिक ऊर्जा रहेगी, उतना अधिक आपके शरीर से उस ऊर्जा का बहाव होगा। क्योंकि यू नो आल्सो अबाउट दैट लॉ है, थर्मोडायनेमिक लॉ है शायद, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। लेकिन अगर आपके पास रहेगी ही नहीं, तो क्या फ्लो करेगी वो, बात को समझिए। ये जो इंटरनल एनर्जी है आपकी, ये मैटर करती है कि आप जीवन में किस लेवल तक जाएंगे। देखो, इसको समझने का तरीका क्या है, जानते तो हम सब हैं आंतरिक शक्ति के बारे में, इच्छा शक्ति, लेकिन इसके बारे में नहीं पता था हमें। इंटरनल रेडिएशन जब ये इंक्रीज होगी,
आई, इंटरनल एनर्जी, इच्छा शक्ति, आंतरिक शक्ति, इंटरनल रेडिएशन का प्रभाव तेज हो जाएगा, इसका प्रवाह जो है वो तेज हो जाएगा, इसका फ्लो जो है वो तेज हो जाएगा, आपके चेहरे पे चमक का प्रभाव दिखेगा कि आप कितने ताकतवर हैं, और आपके अंदर बुद्धि का प्रभाव क्या है, आपके अंदर सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या है, ये सब आपके चेहरे से ही झलक जाएगा। और आपका रिस्क लेवल क्या है, आरएल, ये सब ये बताएगा, इंटरनल रेडिएशन। बात समझ में आई? तो ये सब चीज़ जो समझा रहा हूँ इसको तुम अपने अंदर सोख लो, ठीक है? बहुत बेहतरीन चीज़ है, इन सब चीज़ों को पढ़ो ना, इस प्रकार से देखा करो। जब कोई ऐसा शब्द मिले जैसे कि ऊर्जा, पुरुषार्थ, ठीक है, और पौरुष, इन सब शब्दों को पकड़ा करो और उसका निचोड़ निकाल के उसको समझा करो। आध्यात्मिक बनो यार, तब पढ़ाई का मज़ा देखो। जब मुरझाए हुए हो ना, खिल के कमल बन जाओगे। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया, जस्ट अ सेकेंड, इससे क्या होगा कि तुम्हें जो फालतू के मोटिवेशन सुनने की जरूरत पड़ती है ना, नहीं पड़ेगी। तुम सेल्फ मोटिवेटेड खुद को फील करोगे। यही है रहस्य जीवन का, और यही सब रहस्य जिसको पता चल जाता है ना, वो फिर संसार में कभी हारता वारता नहीं है। ना किसी भी एग्ज़ाम में फेल होने के बाद, किसी प्रक्रिया में फेल होने के बाद उसके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न होता है। तो इस चीज़ को समझो, तुम जीवन में हारते ही तभी हो जब तुम्हारे अंदर निराशा का भाव उत्पन्न होता है। इसको एक वीडियो इस पे बनाना चाहता हूँ, निराशा सिंड्रोम। ये जो सेल्फ डाउट सिंड्रोम बनाया था ना, उसी कारण होता है कि उस समय तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम बना रहता है वो खत्म हो जाता है इस निराशा सिंड्रोम के कारण से, और ये तुम्हें तबाह कर देता है। क्योंकि जैसे तुम निराश होते हो तुम्हारी सारी ऊर्जा डाउन, तुम्हारा टेम्परेचर लेवल खत्म, तुम माइनस में चलने लगते हो। तो बात को समझो, हमें इस चीज पे काबू पाना है। आज का यूथ क्यों परेशान है? कोई भी प्रक्रिया करता है उसके बाद आके निराशा में जाता है वो, क्योंकि उसको पहले वाली उससे प्रक्रिया दुख देती है, वो उससे उससे उस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया को कंपेयर करने लगता है। कंपेयर सिंड्रोम। तो हम इसीलिए परेशान हो जाते हैं। आज का यूथ इसी यही कारण है कि परेशान है वो, निराशा सिंड्रोम। अन्यथा सोचो, आज के यूट्यूब के समय में तुम्हें किसी चीज की कमी है? तुम क्या नहीं पढ़ सकते हो? सब कुछ अवेलेबल तुम्हारे पास। मोटिवेशन के लिए टीचर अवेलेबल तुम्हारे पास, संदीप महेश्वरी, अवध ओझा, पता नहीं कितने टीचर अवेलेबल हैं, सोनू शर्मा। और किताबें, किताबें तुम्हें लेने की जरूरत नहीं, 7-7, 8-8, 14-14 घंटे के वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। सोचने वाली बात है, एक ही बार में पूरी किताब निचोड़ के पढ़ा के बता दिए। लेकिन जो तुम्हारे अंदर निराशा का भाव है, जैसे तुम 2 घंटा पढ़ते हो तुम्हें तुरंत क्लिक कर देता है, अब नहीं होगा तुमसे, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारी पास्ट में जाके कनेक्ट करती हैं कि तुम्हारे अंदर इस इंटरनल रेडिएशन की कमी है, इंटरनल एनर्जी की कमी है, और ये कमी उसी निराशा सिंड्रोम के कारण होने लगती है। तुम खुद ही अपने आप को देखो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन सुनते हो, मार ताव में आके हाँ अब फाड़ेंगे, कुछ देर बाद क्या हुआ? खत्म। क्योंकि पास्ट वाला कंपेयर फ्यूचर और प्रेजेंट से होने लगा। बात समझो। और जितने भी इस संसार में महान बने हैं, चाहे बिल गेट्स, चाहे वारेन बफेट, चाहे इलॉन मस्क, सब ने इस चीज को समझ लिया। यही जीवन का रहस्य है। तुम प्रेजेंट को कभी पास्ट से कंपेयर करना ही मत। ये जो P2P है, इसको नेवर कंपेयर करना। तुम यहाँ लौट के चले जाते हो, देखो यहाँ चले जाते हो तुम लौट के,
यहाँ तो जाते हो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लौट के यहाँ चले जाते हो, प्रेजेंट टू पास्ट में आ जाते हो। पी ए और पी आर, ये है फ्यूचर। पीपीएफ, दिस इज अ फार्मूला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टेंस तो पढ़े ही हो ना, टेंस का सही मतलब निकाल के उसको साइकोलॉजिकल वे में कनेक्ट करो। अब जैसे तुम्हारे दिमाग में प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में जैसे पास्ट की निराशा आएगी ना, और ये निराशा तुमको फ्यूचर में तुम्हारे निगेटिविटी से कनेक्ट कर देगी। तुम्हारा फ्यूचर निगेटिव प्रक्रिया में होगा। हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर, तुम अंबानी को बीट कर रहे हो, तुम अंबानी को हरा के दुनिया के क्या कहते हैं भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन रहे हो, लेकिन ये निराशा तुमको कनेक्ट करके अभी मार डालेगी। प्रेजेंट में ही तुमको खत्म करने की कोशिश करेगी निराशा। ये देखो निराशा सिंड्रोम, प्रेजेंट में तुमको खत्म करने की कोशिश करेगी। अब ये फ्यूचर तुम्हारा धराशायी होने लगेगा। इतना जान लो कि जीवन में अगर हमको कनेक्ट करना है प्रेजेंट से फ्यूचर में, P2F में, तो केवल हमें सकारात्मक विचार ही कनेक्ट करना है अपने लिए। बात को समझो, जीवन में कभी भी प्रेजेंट को निगेटिव से फ्यूचर में मत कनेक्ट करना। प्रेजेंट को फ्यूचर से कभी भी निगेटिव थॉट के साथ कनेक्ट मत करना, अन्यथा ये निराशा सिंड्रोम तुम्हारा जीवन तबाह कर देगा। अन्यथा देखो यार कितना आसान है, डिप्रेशन कुछ है ना, फ्रस्ट्रेशन कुछ है ना, कुछ भी नहीं है ये सब चीजें। तुम गए पेपर दिए फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर पढ़ने लगे, मतलब क्या है? मतलब यही है तुम्हारे अंदर से ऊर्जा निकल रही है, तुम उस ऊर्जा का यूज करो। सोचो एक किताबें कितनी है, 3 या 4 किताबें होती हैं सस्सियों अगर 3-5 4-5 एग्जाम होते हैं उनके लिए, तुम उन्हीं को पढ़ते पढ़ते 7 साल 8 साल 10 साल बिता दे रहे हो। सोचो अगर तुम एक किताब फोकस करो 1 साल पढ़ने में, सोचो 3 साल में तुम पता नहीं कितना पढ़ डालो इसको, मेरे हिसाब से तुम खुद ही एग्जामिनर बन जाओगे। बट हेयर मैटर इज डिफरेंट। तुम सी कंपेयर सिंड्रोम में परेशान हो, निराशा सिंड्रोम में तुम परेशान हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट की कमी है, एसडी सिंड्रोम। तो सोचने वाली बात तो है मेरे भाई, तुम्हारे अंदर इस चीज की कमी है। इस प्रक्रिया को तुम समझो, क्योंकि यही प्रक्रिया जो है तुम्हें, ये जो अभी डिप्रेसिव वर्ड चल रहा है ना, मैं इसको DW बोलता हूँ, डिप्रेसिव वर्ड, क्योंकि ये वर्ड उसी लेवल जा रहा। जानते हो एक डाटा आया था, उसमें कुछ क्या लिखा था, लगभग 98 करोड़ के आसपास लोग जो है डिप्रेशन में है, और 27-28 करोड़ के 27 करोड़ या 28 करोड़ के आसपास लोग फ्रस्ट्रेशन में है, एंजाइटी में है। सोचो ये पता नहीं कहाँ कहाँ के वर्ड जो है इवाल्व हो गए हैं। एंजाइटी क्या है? ये कुछ नहीं है। एंजाइटी मतलब जानते हो क्या? थॉट का रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ थॉट। ये रिपीटिशन ऑफ थॉट कुछ है ही नहीं, विचारों का आना बार बार। और जब विचार बार बार आते हैं, विचारों को तुम देख के समझ नहीं पाते हो ये है क्या, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग फटा जा रहा है, बाबा ये क्या हो गया। वहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर फास्ट फ्लो हो जाता है, हाई लो होने लगता है, और तो वहीं तुम्हारे इस पोर्शन में घबराहट होने लगती है, हृदय के पास वाले पोर्शन में। तो जानते हो घबराहट क्यों महसूस होती? थोड़ा सेंस लगाया करो, घबराहट महसूस होती है ब्लड सर्कुलेशन के कारण से, और तुम उसको कहते हो हाय मेरा दिल, उफ मेरा दिल, दिल उल कुछ नहीं केवल ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो है, सब यहाँ का खेल है। यहाँ पे जब थॉट उल्टा सीधा आने लगते हैं, तुम सोच नहीं पाते हो, तुम देख नहीं पाते हो विचार है क्या। तो खेल ध्यान का है गुरु। जिस व्यक्ति ने 1 घंटा रोज ध्यान लगाना चालू कर दिया, उसको पता चलने लगेगा कि विचार ये है क्या, तुम हो कौन, तुम कहाँ से रहे हो, वहां से जाके क्लिक करके काट देगा उस थॉट को, खत्म एंजाइटी। क्योंकि ये है ही नहीं, एंजाइटी कुछ है ही नहीं यार, डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। क्या है डिप्रेशन? कुछ भी नहीं। ये सब प्रक्रिया तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है, तुम प्रेम को भूल गए हो,
तुमने प्रेम को गलत समझ लिया। तुम प्रेम को सेक्स जैसी उल्टा सीधा चीजों में कनेक्ट कर रहे हो, इसीलिए तुम परेशान हो। इसीलिए थॉट के रिपीटिशन होते हैं, क्योंकि दिमाग का काम है, तुम जैसे उसका यूज करोगे वैसे विचार तुम्हारे दिमाग में फ्लो करेगा। ना ये बहुत सिंपल सी बात, तुम इसको समझ नहीं रहे हो। ये दिमाग है, तुम जैसे इसको दिखाओगे, जैसे तुम खुद से सोचोगे इस अपनी आत्मा के द्वारा, ये इसे थॉट फ्लो करेगा, मतलब सेम थॉट। अब तुम सोच ही गोबर रहे हो, ये गोबर ही तो दिमाग में फेंकेगा यार। और जब दिमाग में गोबर आएगा तो गोबर गैस बनेगी ना दिमाग में, वही मीथेन कार्बन उल्टा सीधा ऑक्सीजन थोड़ी बन जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल में विद द हेल्प ऑफ साइंस यू नीड टू कनेक्ट इट। सोचो इस चीज को, अगर इसमें गोबर भर रहे हो तो गोबर गैस ही निकलेगी ना, मीथेन ही निकलेगी ना, कार्बन ही पैदा होगा ना, यहाँ ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ी होगा। बताओ, यहाँ ऑक्सीजन का फ्लो होगा? नहीं होगा। और यही मेथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन तुम कर रहे हो अपने दिमाग में, यही तुमको डिप्रेशन और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन जैसे बेवकूफाना शब्द के पीछे परेशान करेगा, इन सब बीमारियों से परेशान करेगा। इस चीज को समझो, जो बता रहा हूँ ये कई रिसर्चों के बाद मिली है, बहुत पढ़ाई की करनी पड़ी इसके पीछे। तो इस चीज को दिमाग में डालो। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सारी दुनिया की सारी समस्या खत्म, एक ही चीज करो, ये दिमाग है, इसमें जितने भी बेहतरीन थॉट डाल सकते हो तुम्हारे जीवन के लिए, सारे बेहतरीन थॉटों को इसमें उड़ेल दो, सब कुछ, सारे बेहतरीन थॉट को। सॉरी। फिर देखो इसका रिएक्शन, फिर तुम्हारा दिमाग इतनी ऑक्सीजन निकालेगा कि तुम पीपल के पेड़ की तरह छायावान बनते चले जाओगे यार। जानते हो हर चीज को दिल से क्यों कनेक्ट किया गया है? ये कहते हैं ना, भैया ने दान कर दिया, भैया का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे दिल की ब्लड सर्कुलेशन से किया गया कनेक्ट। सोचो, तुम्हारे दिमाग में ये क्या कहते हैं थॉट फीड ही नहीं कि भैया जो है 50,000 रुपया किसी को, 5 रुपया किसी को दे सकते हैं, और भैया ने गलती से, या भैया से किसी ने गलती से 50,000 रुपया दिलवा दिया, तो भैया को ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नीचे होने लगा, भैया के अंदर घबराहट आ गई, भैया चिल्लाने लगे, भैया काटने दौड़ने लगे। ये प्रक्रिया भैया का हार्ट अटैक नहीं कराएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब अब यही कहा जाएगा भैया का दिल खत्म है, भैया कमजोर है। तो इसका मतलब ये है, कहने का तात्पर्य यह है मेरे बच्चों, तुम इसमें अच्छी चीज डालो, इस मस्तिष्क में सबसे बेहतरीन बेहतरीन चीजों को निचोड़ के डालो, फिर देखो ऑक्सीजन का फ्लो किस लेवल पे होता है। बात समझ रहे हो? एक्चुअली में ये प्रक्रिया देखो क्या होता है, इनसे सब गुजर रहे हैं, ठीक है, मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, मैंने ध्यान लगा के इसको देखा है। क्या होता है जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में विचार आते हैं, मेरे मामा क्या सोच रहे हैं, मेरे पापा क्या सोच रहे हैं, मेरे मौसी क्या सोच रही है, मेरा फ्रेंड क्या सोच रहा है, या फिर मेरा फ्रेंड जो नौकरी पा गया है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। यही तो विचार आ रहे हैं कि तुमने पहले से ही अपने दिमाग में गोबर भर रखा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि और उसके पीछे लॉजिक क्या है, तुम मोबाइल देखते हो, मोबाइल में यूट्यूब का वीडियो डालते हो, उल्टा सीधा वेब सीरीज वगैरह चल रही है इसी चीज से रिलेटेड, और वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में भरी जा रही है, उसी से डिप्रेशन, एंजाइटी, डिफरेंट फेनोमेना इंक्रीज हो रहे हैं। आज समय कई बच्चे मेरे पास आए, थोड़ा काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं हम जो है, तो उसमें बच्चे बता रहे हैं सर, अब मैं से पढ़ लिख के मैं सो जाता हूँ, जब सो के मैं उठता हूँ दिन में रात में कभी, तो
अपने आप जैसे मैं उठ के बैठता हूँ तो दिमाग में अजीब से डर वाले ख्याल आते हैं कि अगर निकला ही नहीं तो किसी कंपटीशन में, अगर मेरा क्या कहते हैं मैं फेल हो गया किसी कंपटीशन में, उसके बाद मेरा क्या होगा। मतलब ऐसे विचार बच्चे बताते हैं कि जैसे लगता है कि उनके पास उसके सिवा कोई चारा ही नहीं, बल्कि संसार में इतने चारे हैं ना यार। सोचा करो, इस दिमाग को एक्सप्लोर करो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो मैं सीधी बात उनसे कहता हूँ, बेटा तुम ऐसा काम करो, एक पेपर और पेन लो, एक मतलब कि रफ कॉपी लो, उसमें लिखो ये दिमाग की कॉपी, ठीक है। उसमें जितने भी तुम्हारे जीवन में बेहतरीन थॉट हैं और जितने भी होने वाले जितने भी हुए हैं सबको उसमें लिख डालना और उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पर डे। फिर देखो तुम्हारा जो लेवल है वो पूरा चेंज हो जाएगा। और ये होता है, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी अभी जन्म ले रही है। अब इस वीडियो प्रक्रिया में आए हैं तो हर बीमारी के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये जरूरी है ना यार, बच्चे परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको लगता है कि सर हम बेकार हैं। और ये बेकार वाली जो फीलिंग आती है निराशा सिंड्रोम के कारण आती है। और एक बार जैसे आ गई मतलब लड़का गिर जाता है। बात समझो। और एक बात और जान लो यार, गिरना उड़ना नहीं जीवन में। तुमने कोई प्रण ले लिया कि ये गोल है सर इसको पूरा करना, तो बस बात खत्म, कुछ मत सोचो। दुनिया कुछ भी कह रही हो, सारी कैलकुलेशन करो, सारे दिमाग यहाँ लगाओ, बस फोकस करके इसी पीछे पढ़ाई करो यार। जो भी गोल हो, स्पेस कंपनी बनानी है या फिर टेलीकॉम कंपनी बनानी है, सीईओ बनना किसी कंपनी का, बस फोकस करके पढ़ाई करो उसी के पीछे। उस लेवल पे जाना, 400 करोड़ कमाना, $2 बिलियन कमाना, इसके पीछे यार। तो बस इसी के पीछे चुपचाप पढ़ाई करो। अब यहाँ पे सेल्फ डाउट सिंड्रोम, खुद पे बिलीव करना, इस सिंड्रोम को अपने ऊपर हावी मत होने देना। और ये रियलिटी में मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बहुत आसान है। तुम इसके सिवा कुछ सोचो ही मत, इस गोल के सिवा। इतनी ऊर्जा निकलेगी तुम्हारे अंदर। तुम वही बच्चे होते हैं ना जो मतलब क्लियर है गोल, हाँ सर यही करना, बात खत्म, उसके सिवा उनके दिमाग में कोई विचार आ ही नहीं रहे हैं। तो बस वो क्या करेंगे, 72 घंटा, 75 घंटा, 48 घंटा वही पढ़ते हैं। निराशा वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि विचारों की ऊर्जा चूस ली जाती है विचारों के द्वारा। और जब तुम इसके ऊपर मजबूत हो जाते हो ना, कोई कुछ भी कहे तो इतना मजबूत कवच बन जाता है तुम्हारा कि चाहे जो मतलब कितनी बात करता रहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मस्त रहते हो, फिर तुम डिप्रेशन इन सब चीज़ों को शिकार नहीं हो, क्योंकि तुम इस चीज़ को सोचा करो ना, जितने लोगों ने किया है सब ह्यूमन माइंड ही तो है। जितना दिमाग तुम्हारे उतना दिमाग मेरे, जितना दिमाग मेरे उतना बिल गेट्स के, उतना आइंस्टीन, उतना सबके पास है। बात सिर्फ सोचने की थी, उन्होंने बड़ा सोचा। और जितने टाइम में तुम छोटा सोच के करोगे ना, उतने टाइम बड़ा सोच के उन्होंने कर दिया। खेल सब सोच का है मुन्ना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, तो इस चीज़ को समझो। हाँ थोड़ा सेशन को पढ़ते हैं। तो ये सब प्रक्रिया यही सब सेशन में बताऊंगा, ठीक है। पढ़ना तो तुम्हें खुद ही है, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें जागृत करने आया हूँ किसी भी चीज़ में। अगर तुम जाग जाओ तो फिर तुमसे महान यहाँ कोई नहीं है। देखो, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सीधी बात है। बैंक क्या है? जब तुम एनबीएफसी या फिर बैंकिंग इन इंडिया टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा बैंक है क्या। जैसे मैंने क्या बताया, बैंकिंग प्रक्रिया है क्या, इट इज़ एन मीडियम। गवर्नमेंट और सुविधाओं के बीच में एक मीडियम, ये बैंक मीडियम है। यहाँ गवर्नमेंट है, यहाँ सुविधा है तुम्हारी, और यहाँ जो है यू आर द पीपल, कॉमन मैन, तुम्हारे बीच की सुविधाएं, ठीक है। तो बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक वह है जो पैसा को मैनेज करता है, रुपए को मैनेज करता है, बात सीधी है। इंगेज प्राइमरी इन मोबिलाइजिंग डिपॉजिट एंड फॉरवर्डिंग लोन्स, डिपॉजिट को मोबिलाइज करना और लोन को फॉरवर्ड करना, यही काम बैंक का है। डिपॉजिट एंड द लोन आर हाईली डिफरेंशिएटेड। हाँ ध्यान देना इस चीज़ को, देखो मतलब बताया गया तो तुम खुद ही जानते हो। जो डिपॉजिट होते हैं, जो तुम पैसा जमा करते हो,
और लोन होते हैं, दे आर डिफरेंट, इनकी प्रक्रिया डिफरेंट होती है, लेकिन इन दोनों में कनेक्शन बहुत बेहतरीन है। डिपॉजिट के बिना लोन नहीं और लोन के बिना डिपॉजिट नहीं ना, दोनों में कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इसमें भी कनेक्शन है कि ये अकेले कितना परसेंट चल सकता है और डिपॉजिट कितना परसेंट अकेले ही चल सकता है, दोनों में कनेक्शन बेहतरीन है, पढ़ते हैं। डिफरेंशिएटेड इन द नेचर, बैंक आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, अथॉरिटी होती है, इसके द्वारा बैंक रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, आरबीआई है वो हमारे यहाँ का। इंडिया के केस में आरबीआई है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1934 और 1935 एक्ट ऑफ फॉर्मेशन प्रक्रिया, इसको आप याद रख सकते हैं। अदर कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द नॉन बैंक, नॉन बैंक विच इज नॉट अ बैंक, विच इज समथिंग अदर, मतलब क्या हुआ, इट्स लाइक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन इट्स फंक्शन, बैंक की तरह सेम फंक्शन में होता है कौन, नॉन बैंक। मेन डिफरेंस तो हाईली सिंप्लीफाइड, इसका मेन डिफरेंस क्या है, ये हाईली सिंप्लीफाइड होता है, मतलब बैंक जो है थोड़ा टफनेस आता है, बैंक थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो ये नॉन बैंक है थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है। सिमिलर इन फंक्शन विद द मेन डिफरेंस बीइंग दैट इट डज नॉट अलाउ इट्स डिपॉजिटर टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट, ये अलाउ नहीं करता है डिपॉजिटर को कि वो पर डे आए और पैसा निकाल लेके चले जाए, क्या, नॉन बैंक। बात समझ में है कि तुम पर डे आओ पैसा निकाल लेके चले जाओ, ये बैंक और नॉन बैंक, दिस इज ए डिफरेंस है, मतलब बहुत छोटा कॉमन सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि सर बैंक और नॉन बैंक में डिफरेंस बताइए, सिंपल सा डिफरेंस है सर, इसमें से तुम रोज जाके पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इसमें से तुम रोज जाके पैसा नहीं निकाल सकते हो। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बात समझ में आई, आर द फास्ट इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एक प्रकार मतलब बहुत तेज से उभर रही हैं ये चीज़ें। क्यों, अभी उसके पीछे पढ़ते हैं कि एनबीएफसी इतना तेज ग्रो क्यों कर रही है, तो लॉजिक उसमें सिंपल निकलता है, लोन के कारण, लेकिन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ द हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अदर देन कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये हेट्रोजेनियस है, कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक के अलावा ये हेट्रोजेनियस ग्रुप है। परफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब मीडियम का काम करती है, लेकिन कई अधिक मतलब सॉरी कई अलग अलग तरीकों से। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके, मेकिंग लोन्स, मेकिंग लोन्स, लोन्स बना के, लोन्स बनता कैसे, देखो लोन्स प्रोवाइड करना और लोन्स को बनाना, दियर इज अ डिफरेंट लॉजिक। ठीक है, अब थ्रू एडवर्टाइज, अपने एजेंट को कहीं भेज के, ठीक है, उस चीज़ के बारे में समझा के, लोन प्रक्रिया के बारे में समझा के, इंटरेस्ट के बारे में समझा के, कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टू मेकिंग लोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांसेज, लीजिंग, हायर परचेज etc, they cannot have certain activities as their principal business, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सेल परचेज या कंस्ट्रक्शन या ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब प्रक्रिया ये नहीं कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल हुआ, सेल परचेज हुआ, या फिर कंस्ट्रक्शन हुआ, या फिर ई मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, दे रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से फंड उठाती हैं, ध्यान देना अभी कई चीज़ों का जिक्र होने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रक्रियाएं हैं। डायरेक्टली, अब देखो तुम्हें दिमाग लगाना है, हाउ नॉन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, वो मनी को कैसे उठाती है पब्लिक से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दो प्रक्रिया उठाती हैं। तो ये डायरेक्टली प्रक्रिया क्या है और ये इनडायरेक्टली प्रक्रिया क्या है, दो चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंड लेंड देम टू अल्टीमेट स्पेंडर, ठीक है, और उन्हें उधार देती है खर्चे के रूप में। दे एडवांस लोन्स टू द वेरियस होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स, दे एडवांस लोन्स टू द वेरियस होलसेलर्स एंड द ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, किस चीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी दे आर गिविंग द लोन। दस दे हैव ब्रॉडेंड एंड डाइवर्सिफाइड द रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनका जो प्रोडक्ट सर्विसेज है बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। ऑफर अ फाइनेंशियल ऑफर्ड बाई अ फाइनेंशियल सेक्टर ग्रेजुअली
दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू दियर, बैंकिंग सेक्टर क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट के रूप में उभर के आई है। क्यों उभर के आई हैं? बिकॉज दियर सर्विसेज आर कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज, मतलब कस्टमर की इच्छा के तहत सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एंड डिपॉजिट, तुम पैसा जमा कर रहे हो, अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 40%, 30%, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो म्यूचुअल फंड वगैरह को। फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम लाइनस इन मीटिंग द क्रेडिट नीड ऑफ स्पेसिफाइड सेक्टर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना उस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। आरबीआई रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसी, बात सही है, आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। हैज़ गिवन अ वेरी वाइड डेफिनेशन ऑफ सच कंपनीज, क्या डेफिनेशन दिया है? काइंड ऑफ अम्ब्रेला डेफिनेशन, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट एज अ कंपनी इन्वॉल्व इन रिसीविंग डिपॉजिट और लेंडिंग इन एनी मैनर बेस्ड ऑन देयर लाइबिलिटी स्ट्रक्चर, ये इसके लाइबिलिटी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि ये कितना लोन प्रोवाइड करेगा और कितना डिपॉजिट रख सकता है। दे हैव बीन क्लासिफाइड इन टू ब्रॉडर कैटेगरीज। पहला डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, एनबीएफसीज डी डिपॉजिट टेकिंग बोलते हैं इसको, और दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं। दो प्रकार के एनबीएफसी हुए, इस चीज़ को तुम दिमाग में रखना। आरबीआई ने इनकी डिफिनेशन क्लासीफाई की, एक डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग। क्या एनबीएफसी, इट इज मैंडेटरी फॉर एन एनबीएफसी, या एक एनबीएफसी के लिए मैंडेटरी है टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, क्योंकि वही रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि वहीं से लाइसेंस मिलेगा ना इनको, एज अ डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। फॉर रजिस्ट्रेशन दे नीडेड टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, 1956 के तहत कंपनी जो एक्ट 1956 उसके तहत इनको बना होना चाहिए। एंड शुड हैव अ मिनिमम एनओएफ, नेट ऑनेट फंड, एनओएफ फुल फॉर्म जान लो, इसको बोलते हैं नेट ऑनेट फंड, 2 करोड़ का होना चाहिए। टू ओबीएट ड्यूअल रेगुलेशन, certain category of NBFCs which are regulated by other financial regulator is exempted from the regulatory control of RBI। कुछ NBFC ऐसी हैं जो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन हुआ, इंडियन हुआ, उनके द्वारा रेगुलेट की जा रही है। ये उनका हेड कोई और, लेकिन फिर भी आरबीआई कंट्रोल तो रहता है। वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हुए, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेटर, ठीक है। कुछ प्रक्रियाएं आरबीआई को छोड़कर सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद है इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर एंड रेगुलेटेड बाय द आईआरडीए। बाकी इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज आती है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज, तो इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी भी आ गई, तुम तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते उसके ना, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है आईआरडीए के द्वारा रेगुलेट की जाती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ, ठीक है, एनएचबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और निधि कंपनी हुआ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा रेगुलेट की जाती है अंडर द कंपनी एक्ट 1956, इसको याद कर लो। निधि कंपनी किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है किसी भी एग्जाम में, बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। आज तो हमने पढ़ाई कम की, थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। नहीं, ये ज़रूरी था यार तुम बताना, वो एनर्जी के बारे में, ठीक है, कि बच्चे परेशान हैं इससे, तो इसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सीखने को मिलेगा ना, तुम सीख पाओगे और चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। बात समझ में आई? और इसी के साथ अपनी सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर रहो और मुस्कुराते रहो।